अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो जब भी आज़ादी की तहरीक के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बहुत सी कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है। कहते हैं दुनिया में जब भी आज़ादी की तहरीक लड़ी जाती है तो उसमें आज़ादी मिल ही जाती है। बात की जाए अगर कश्मीरी मुसलमानों की तो उन्होंने हमेशा से बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लहू से इस तहरीक को परवान चढ़ाया है। आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है कि पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक़ क्या है। तो बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बेटी, कश्मीर की बहू, तहरीक कश्मीर की रहनुमा और मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिशाल, सीरियसली आपके हौसले को दाद देने का दिल करता है। इतनी एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी उम्र में इंसान इतनी बड़ी-बड़ी जंगें लड़ जाता है ज़िंदगी की कि सोचा भी नहीं होता है कभी। सवाल यहाँ से शुरू करूँगी कि यासिन मलिक साहब कैसे हैं? किस हाल में हैं? यासीन साहब के तो ख़िलाफ़ इतने मुकदमे, जाली मुकदमे लगे हुए हैं इतने सालों से, और हिंदुस्तान की सरकार दिन गिनती रहती है कि किस दिन उनको फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। तो 3.5 साल से यही तलवार लटक रही है इन जाली मुकदमों में। टेरर फंडिंग, दहशतगर्द, गद्दारी, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम कश्मीरियों पे लगाए जाते हैं। और उसका तहरीक का जो सारा का सारा जो बोझ है, जो उसको आगे अगली नस्लों में ट्रांसफ़र करने की, ये उस सब को जो है हिंदुस्तान की सरकार है कि इन सबको कुचल दो, इन सबको साइलेंस कर दो। तो यही चल रहा है। तिहाड़ जेल के बारे में सुना जाता है कि बहुत ही खौफनाक जगह है और ऐसी जगह पर यानी रहकर वक्त गुजारना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। Yes. कुछ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो It is जगह one- कैसी है? It is one of the most notorious jails in the world. Yeah. Torture centers, I would say. जिस तरह गुआंटानामो बे है उससे भी बदतर, स्पेशली कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया जाता है, तो उसकी भी वो ख़ास वाला जो सेल है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का है, जो एक पूरा कंपाउंड है, इर्द गिर्द कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, और एक छोटा सा 5x7 का डेथ सेल है, और वो बैरक नंबर 7 के अंदर प्रिजन में बंद है उसमें। और लाइट भी नहीं है, नेचुरल लाइट कितने सालों से। फ़िज़िकल भी बहुत टॉर्चर उन पे किया गया है। उनका हाल ही एक एफिडेविट भी आया जिसमें उन्होंने बताया है कि NIA की लोगों ने उनको मारा पीटा और उनको वो विंडो से गिराना चाहते थे 5th स्टोरी से धक्के मार के प्रिजनर को। तो मतलब कि बहुत कुछ, ये तो छोटी छोटी बातें हैं उनके साथ। तो खैर एक पूरी बचपन से ही उनको कितनी जोधपुर से लेकर आगरा जेल से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ है। ज़्यादतियाँ हुई हैं। कहते हैं कि जो तिहाड़ जेल है शायद वहाँ पर जानवर भी छोड़ दिए जाते हैं, मतलब कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक लगाने वाला भी नहीं है। जिस एक्सट्रीम तक आप जा सकते हैं टॉर्चर के लिए वो किया जाता है। तो एवरीथिंग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर। और कैद तन्हाई के वैसे भी अगर देखा जाए मंडेला रूल्स जो पूरी ग्लोबली अनएक्सेप्टेबल है, ये इस तरह की डेथ सेल्स में रखना। ओपन टॉयलेट है, फिर एक ऑलरेडी एक इंसान जिसकी हेल्थ ओवर द डेकेड्स बहुत फ्रैजाइल है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड 3rd डिग्री टॉर्चर। तो ऐसे हालात में ना दुआइयाँ हैं, ना इलाज है, ना कुछ है। और ये तो वाकई मौजज़ा है दैट ही इज़ अलाइव। ये इसमें कोई दुनियावी कोई उन पे कोई हल्का सा भी फेवर नहीं हुआ कि वो जिंदा रहें। आपने विजिट किया वैसे वो? I have not been to Tihar jail. Okay. I have been to the other jails to visit यासीन साहब। और सेंट्रल जेल जो है श्रीनगर की, फिर उसके बाद पोटीबाग, फिर जम्मू की, तो अंदाज़ा है। बट तिहार के डेथ सेल तक पहुंचना, उनको मुलाकात करना, वो सिर्फ मेरी सास जो है मदर इन लॉ के साथ बहुत मुश्किल से बहुत दूर जाना पड़ता है, और वो भी ग्लास रूम के थ्रू उनका राब्ता होता है, हाथ भी नहीं लगा सकते आप, और फिर फ़ोन उठा के उधर ग्लास विंडो से। तो बहुत मुश्किल है। उनसे फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई जब से तिहाड़ गए हैं। उससे पहले से चंद महीने पहले ही उनको 22 फरवरी से 2019 से उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद बात नहीं जब से वो रेस्ट किया। और आप देखें कि मतलब उसके बाद हालात कितने ख़राब हुए, कोविड आया, ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पर रहना वाकई में ये एक मौजज़ा है कि ही स्टिल अलाइव। कोविड भी मैं आपको बताऊं जब आया है तो उससे चंद दिन पहले फांसी की हेयरिंग वो स्टार्ट कर रहे थे केस की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हैंगिंग डिमांड वो कर भी रहे थे तब भी।
तो वो इत्तेफाक से अल्लाह की तरफ से जो भी एक कोरोना पूरी दुनिया में है, तो लॉकडाउन हो गया, तो एक तो लॉकडाउन, फिर कोरोना की वायरस दिल्ली में भी बहुत फैली, हर जगह, तो उससे वो डिले हो गई। तो कभी कभी परेशानी होती है मगर मौत टल जाती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अच्छा, उनको जिस तरह से मतलब आप देखें कि वो पर्सनालिटी तो इस तरह की है कि जिस तरह की वो लाइफ गुजार रहे हैं, शायद जो उनके ख्वाब या उनके जो ड्रीम्स या उनके शौक़ थे, वो तो उससे बिल्कुल उसके बरक्स है। मतलब उन्हें लिखने का शौक़, पढ़ने का शौक़, आर्ट का शौक़, तो वहाँ पर क्या ये फैसिलिटी हो सकती है कि मतलब अगर कभी उनका कुछ दिल कर रहा हो कि कोई किताब पढ़ने का, लिखने का, तो उसके हवाले से कोई पैगाम जारी हो, वो उनको दे दी जाए, ऐसा मुमकिन हुआ है कभी? बहुत दफ़ा उन्होंने डिज़ायर शो किया, क्योंकि उनको बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है, और मगर वो भी बहुत कम बुक्स की एक्सेस उनको दी जाती है। अच्छा। क्योंकि वो जिस तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री के ऊपर, या इनकलाबी बुक्स, या रूमी का बहुत शौक़ है उनको, हाँ। इलामा इकबाल पे, फैज़, रेवोल्यूशनरी पोइट्स, गालिब, और फिर बहुत सी और भी, तो वो बहुत लिमिटेड, बहुत कम उनको पहुंचाई जाती हैं। और अब तो बहुत ही वीक उनकी आईसाइट, उनकी वीकनेस, उनके सिर के बाल जो है हर साल शेड होते हैं, पस आ जाती है सिर के अंदर, क्योंकि जिस तरह की इन्वायरमेंट में देखिए विटामिन डी की कमी कितनी हो जाती है, नेचुरल सनलाइट नहीं है, उससे वैसे ही डिप्रेशन हो जाता है। फिर मेडिकल केयर नहीं है, फिर उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स रेगुलरली नहीं दी जाती, फिर बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मेंटल पोस्ट ये जो ट्रॉमा होता है साइकोलॉजिकल, ये आई थिंक फ़िज़िकल से भी ज़्यादा डीप होता है। तो वो एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि किसी से रब्ता नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, और उसमें एक इंसान जो है वो कैसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो पता नहीं कैसे दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजरी हैं उनकी, क्या बस अल्लाह पे उन्होंने सारा कुछ डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक माँ से ज़्यादा प्यार शायद कोई नहीं करता, लेकिन जब बीवी की बात आ जाती है ना, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती है। और आपकी अगेन मैं वही कहूँगी कि आपने जिस तरह आज तक गुज़ारा है वक़्त, ये तो आप ही जानती हैं। अगर आपकी मदर इन लॉ की बात की जाए, जिस तरह आपने बताया कि उनकी मुलाकात उनसे हो जाती है, मतलब बहुत रेयरिटी है। उनकी लास्ट मुलाकात कब हुई है उनसे? उनकी भी आई थिंक 2 साल तकरीबन हो गए। 2 साल? हाँ जी। तो कोई खैर खबर यानी 2 साल से नहीं आई होगी आपके पास? उनकी कभी कभी कॉल पे बात उनसे जब होती है, तो वो मुझसे, वो भी बहुत कम होती है, तो वो फिर मुझे बता देती हैं उनके बारे में कि उनकी, और अक्सर यही बात होती है कि वेट बहुत कम हो गया है, और उनको इलाज नहीं हो रहा, और उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। और वो तो खैर हम सबको पता है कि एक तरफ़ा फ़ैसले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यासीन साहब ने जब गिलानी साहब के साथ मिल के जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, जिसमें दोनों जो कश्मीर के नज़रिए थे आज़ादी के, उनको ज्वाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे लाए। मेरी वालदा की रिक्वेस्ट थी उनको कि आप लोग एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। जिस दौर में बुरहान की शहादत हुई उससे चंद महीने पहले बना, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक ब्लो थी इंडिया को, कि सारी जो मेन टॉप लीडरशिप है वो एक प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई और भी स्ट्रांगली होगी। पहले भी इकट्ठे ही थे, मिशन तो एक ही है, तो उसकी भी सज़ा मिली। और एक तो वैसे ही डेमोग्राफिक चेंजेस जो इंडिया ला रहा था मोदी के थ्रू, और मोदी का जो प्लान था उसके अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हमारी सियासी क़यादत थी। उसको क्रश करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको बैन करना, उसको हर लिहाज से थ्रेटन करना, तो उसके अंदर फिर यासीन साहब फोर फ्रंट पे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज देखें कि आप उस जगह पर मौजूद हैं, कोई भी हालात हों, मोदी अभी तीसरी बार जो है वो हुकूमत संभाल रहे हैं, और इस वक्त पे आप उनको टक्कर देने के लिए आज भी मौजूद हैं कि कुछ भी करके जो है वो इस चीज़ को माइनस किया जाए। लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा वहाँ से, कभी किसी अपील का जवाब नहीं आया होगा। देखिए, वहाँ तो मैंने ओपन लेटर्स लिखे हैं, और देखिए, जब तक कश्मीर की तहरीक के लिए, जिस तरह हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखते हैं, जिस तरह गांधी ने अपनी चलाई, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा, यासिर अराफात, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स या जिन्होंने कौमों को आज़ाद किया, तो उनकी उस स्ट्रगल के अंदर वो दुश्मन से भी राब्ते में, मतलब उसको भी मैसेज भेज रहे होते हैं कि ये हमारी उमंगें हैं और ये हमारा हक़ है और हम इस पर, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं वो कम्युनिकेशन। आज भी आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लॉर्ड माउंटबैटन को लेटर्स थे या जो कॉरस्पॉन्डेंस थी, इसी तरह गांधी की आप देख सकते हैं, नेहरू की देख सकते हैं, फिर यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का, तो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। जिस तरह अगर मैंने लेटर, ओपन लेटर मोदी को लिखा, क्योंकि
अगर इंडिया में कुछ होता है वो डायरेक्टली कश्मीर में उसका इफेक्ट क्या आता है। तो हमारी तो एक ऑन गोइंग, हमने दुश्मन को भी लिखा, हमने वर्ल्ड बॉडीज़ को भी, सारी हमारी क़यादत ने, मैंने राहुल गांधी को भी लेटर लिखा एज लीडर ऑफ अपोजिशन कि वो यासीन साहब का केस जो है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाएं। जब 7 प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के, इंडियन स्टेट ने, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफिशियली इंगेज किया, क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू है, ये कोई एक गली कूचे का इशू नहीं है कि ये है ही थर्ड पार्टी, यूनाइटेड नेशंस है ना, फोर्थ पार्टी। पाकिस्तान, इंडिया और प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं, और जो फोर्थ है यूएन की करारदादों के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस है, मीनिंग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। तो रिस्पॉन्स इनडायरेक्टली आए हैं मुझे काफ़ी दफ़ा, सिविल सोसाइटी के थ्रू आर्टिकल्स उनके हक़ में आए, कभी जज की तरफ से आ गया। जब मैंने मोदी को लेटर लिखा कुछ साल पहले, जब यासीन साहब भूख हड़ताल पे थे तिहाड़ जेल में, कि उनको फिज़िकली प्रोड्यूस करके कोर्ट में पेश किया जाए, जो एक कैदी का एक राइट है एक इंसान का जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो, कि वो पेश हो के जज के सामने तो पेश हो ना, बिल्कुल। कि वो अपना मुकदमा, और अगर ऑनलाइन पेश कर रहे हैं तो म्यूट कर देते हैं जब वो बोल रहे होते हैं। तो फिर वो प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पे चले गए। तब मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा इंडिया के कि यासीन साहब का ये राइट है, और ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर लॉ के मुताबिक जो है ये राइट उनको दिया जाए। ये उनका लेजिटिमेट पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शंस के मुताबिक है। तो उनको जम्मू कोर्ट में पेश किया जाए। तो उधर से तो जवाब नहीं आया, बट जम्मू कोर्ट की तरफ से 2-3 दफ़ा ऑर्डर आया कि उनको फिज़िकली प्रोड्यूस किया जाए। तब उनकी भूख हड़ताल जो थी वो उन्होंने बंद कर दी। बट फिर भी उस ऑर्डर के बावजूद मोदी ने और एनआईए ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो दिल्ली से उनको तिहाड़ से वहाँ पे भेजा जाए। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये जितना भी एक स्पैन है जिसमें आपने ये सारा टफ टाइम देखा है, यासीन साहब देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं, उसमें सबसे जो शायद ब्रूटल रिस्पॉन्स था वो मोदी गवर्नमेंट का ही था। 100%। देखिए, मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें उनकी इस तहरीक में, हमें कोई ना कोई इसका अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिले। और थोड़ा सा जेनेरिक मैं होकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने इतना मुश्किल रास्ता अपने लिए कैसे चुन लिया? ये अल्लाह की तरफ से होता है। मैं मान गई हूँ किस्मत को और डेस्टिनी को, और कुछ लोगों को अल्लाह चुन लेता है। मैं एक बहुत गुनाहगार, एक नाचीज़ हूँ, मगर शायद अल्लाह ताला ने को एक ऐसी आवाज़ कश्मीरियों को देनी थी जो पाकिस्तान से है, जो उनका पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक, क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टर के तौर पे, या एज अ कम्युनिकेटर जो है दुनिया के सामने, जो है वो एक एज अ, क्या कहें, पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली, जो कि तहरीक के साथ भी जुड़ जाना यासीन साहब की शक्ल में, और फिर वहाँ पे ग्राउंड पे जाके लोगों को देखना, उनका जुल्म सितम, फिर वो जुदाई काटना, वो चीज़ें, टॉर्चर बच्ची पे भी हुआ, फैमिली पे थ्रेट्स। फिर मेरी वालदा साहिबा के साथ हाल ही में उनको भी टॉक्सिन्स दिए गए। तो इस थ्रेट्स में तो ये एक अजीब सी कैफियत होती है कि आपको, मतलब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी उसके थ्रू गुजर रहे हैं उस मिल से, और आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप इस पोडियम पे बात कर सकते हैं। क्योंकि पैलेस्टाइन की आवाज़ पूरी दुनिया में आपको स्पोक्स पर्सन मिलेंगे, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स जो हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे जितना भी जुल्म हो रहा हो, इजराइल जितना भी कर रहा हो, मगर एटलीस्ट पैलेस्टीनियंस पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ उठाने के लिए निकले हुए हैं, और उनकी आवाज़ वो बोले अपनी। कश्मीर का कोई भी नहीं है। इतनी घुटन, मैं कह रही हूँ, इजराइल से भी 10 गुना आ गई है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, फैक्ट फाइंडिंग मिशन, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। यूएन मोगिब की कोई ख़बर नहीं निकाल सकता। किसी और प्लैनेट की ख़बर आ जाएगी, सैटेलाइट इमेजेस मून के आ जाएंगे, मगर यहाँ के। तो ये उस लेवल की फ़िरौनियत, जिस दिन ये आयरन कर्टन्स में अक्सर कहती हूँ, जब ये हटेंगे आप दुनिया के हर जेनोसाइड को भूल जाएंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान से वाकई में हमने जितनी बात फ़लस्तीन पे की है, हम शायद कश्मीर डे मनाते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ाइट बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर देखें तो हम यासीन साहब, वो छोड़ते ही नहीं है किसी को, यहाँ आके टारगेट किलिंग कर देते हैं, दुनिया भर में कर देते हैं। वो वहाँ की जेलों में हर वक्त होता है जी, बाई चांस। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि उसके बावजूद ये कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि देखिए इंसान के पास ऑप्शन है, या तो वो हार मान जाता है या फिर वो आखिर तक लड़ता रहता है। और आपने इस चीज़ को चूज़ किया कि मुझे लड़ना है, लास्ट मोमेंट तक लड़ना है। कितना टफ हो जाता है। कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा हो कि मैं थक गई हूँ बस?
देखिए हम इंसान हैं, हम रॉबोट्स तो नहीं हैं, इमोशंस हैं हमारे। बिल्कुल। और एक पर्सनल मतलब कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप मियाँ बीवी की, बच्ची है, बिल्कुल। औलाद है हमारी ड्रीम्स थी, कोई ख्वाब थे, कुछ थोड़ा सा एक नेचुरल रिलेशनशिप, फ़ोन पे बात करना, हर वक्त रेडार्स मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल एजेंसीज देख रही हैं, एक एक स्टेप आपका जो है स्टडी किया जाता है, उस पर आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी आवाज़ को, अगर हल्का सा कोई फ़ोन पे भी हमारा आपस में कोई बातचीत हो जाए तो वो पूरे इंडिया के अंदर आता है कि जी आज यासीन साहब की वाइफ जो है वो उनके साथ नाराज़ थी, तो वो डिस्कशन आता है हाईएस्ट लेवल पे। मतलब इस हद तक आपको स्क्रूटनाइज किया जाता है। ये एक मैं नॉर्मल बात करूँ जब वो रेस्ट ना भी हों। और फिर उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल, मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर्स, ये सारी चीज़ें एक बहुत हैवी टोल होता है, क्योंकि ये आप पार्टी के वर्कर नहीं हैं, आप लाइफ पार्टनर हैं। और लाइफ पार्टनर अल्लाह ने, कुदरत ने इसी तरह बनाया कि इकट्ठे रहें। तो उसमें भी ऐसी दूरी कि वो दूरी का पता ही नहीं है कि कब मिलना है, कब बात करनी है। आवाज़ का रिश्ता भी इन्होंने कट कर दिया है 6.5 ईयर्स से। लेटर नहीं हो सकता। आई मीन दिस इज़ नोवेयर इन द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला की भी वाइफ मिलने जाती थी। हाँ। भुट्टो की हैंगिंग से पहले उनकी भी फैमिली उनको मिलती थी आखिरी दिन तक कोई बच्ची महरूम रहे अपने वालिद से, वाइफ महरूम रहे 16.5 ईयर्स, और उसमें 60-70 डेज सिर्फ गुजारना, ये मुझे तो समझ नहीं आता। ये मेरी कैपेसिटी नहीं थी एज ए ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ अल्लाह है, रब है, जो वो आपके अंदर वो इतना जज्बा डाल देता है, या वो अल्लाह ही डालता है। हम तो किसी मतलब कि बहुत गुनाहगार हैं, हमारे अंदर इतना नहीं है। अगर ये सब कुछ हौसला ये सब बर्दाश्त करने ये का, ऊपर से ही बिल्कुल सही होता बात है। और देखें फिर कैसी बात है कि आपकी बेटी, चलें आपने तो सब्र किया, आपकी बेटी में भी अल्लाह ताला ने वो चीज़ डाली है कि वो भी सब्र कर रही है, वो भी बर्दाश्त कर रही है वो सब कुछ। उसने बचपन से ये सब कुछ साथ देखा है, एक एक चीज़ को। और आज तो खैर माशाल्लाह वो भी इतनी समझदार हो गई है कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है। एंड आई विश कि वो रूल करे, अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए जो है वो जो मकसद था आपका, उनके फादर का, रज़िया सुल्ताना के फादर का, वो पूरा हो। तो रज़िया सुल्ताना की बात की जाए, उनको एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया अपने फादर से मुलाकात किए? शी इज़ 12+ और शी वाज लाइक 1.5-2 ईयर्स, 11.5 साल होने को आ रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे। 11 ईयर्स, यस 11 ईयर्स एंड 2 मंथ्स हो गए हम नहीं मिले उनसे। शी वाज अ बेबी। और जेलों में हम जाते थे इसके पापा को मिलने, तो अक्सर इसी तरह मुलाकातें होती थी। चंद दिन वो हमारे साथ, जब वीज़ा लगना बड़ी मुश्किल से, तो हमारे साथ चंद दिन गुजरना, फिर इन्होंने जानबूझ के उस टाइम पे शरारत करके उनको बंद कर देना कि यासीन साहब को एक दिन का भी सुकून ना मिले कि फैमिली उनके पास है, वाइफ आई हुई, बेटी है उनकी। तो उनको उन्होंने हर वक्त ट्रॉमा में, अगर दूसरे लीडर्स फिर भी अपनी वाइफ बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, हाउस अरेस्टेड होते थे, लोगों को मिलने की इजाज़त, थोड़ा बहुत राब्ते की, यहाँ तो कुछ वो है ही, खाना ही खाली रखा हुआ है उन्होंने, टोटल नो ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक, जैसे डेड बॉडीज़ हैं, नॉट ह्यूमंस। अच्छा, बहुत सारे वाक़यात होंगे आपके पास जो शायद अगर हम डिस्कस करने लगें तो ये वक्त हमारे पास कम पड़ जाए, लेकिन ये कि कोई वाक़या ऐसा जो जिसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया हो कि मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। स्पेशली अगर बेटी की बात, मगर मैं टूटना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पहले मेरी वालदा बहुत एक लाइनस, उनकी बहुत बड़ी पावर, तो अब मेरा दिल है कि मैं उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैं अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूं, क्योंकि दुश्मन की तो ख्वाहिश यही है कि मिसाल टूट जाए। मैं टूटना नहीं चाहती, बट रोना आई थिंक ह्यूमन नेचर है, हमारे इमोशंस अल्लाह ने दिए हैं, उससे ज़रा दिल का बोझ, मगर कोशिश ये होती है कि वो सजदे में हो लोगों के सामने। मेरी वालदा का हमेशा तक एक वॉरियर, एक फाइटर जो होता है, कहती थी कि आर्मी चीफ कोई फटे हुए कपड़े पहन के निकलेगा जंग के लिए जब उसने अपने फ़ौजियों को मोटिवेट करना है, तो उसी तरह हम एक फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करें। तो हमेशा फिट, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ, मेंटली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना, और अपने आप को मतलब कि इस कॉन्फिडेंस से निकलना है कि आपने जंग जीती है, क्योंकि रूहानी तौर पे तो हर कश्मीरी ने गुलाम नहीं है। तो जब आपकी रूह कह रही है कि आप गुलाम नहीं है, तो अब तो वक्त ये अल्लाह डिसाइड करेगा कि जिस्मानी तौर पे उसने, अल्लाह ने कब हमें वो फ्रीडम देना है। बिल्कुल सही बात है। वालिदा की बात जैसे आपने की, आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर वो थी, और डेफिनेटली उनके जाने के बाद आपके ऊपर एक और मुश्किल टाइम आया होगा, तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त आपकी?
आई डोंट वांट टू डिस्कस मच, बट वो वाकई ज़िंदगी का एक आई थिंक जब शहादत होती है किसी भी घर में, आई थिंक तो मैं हमेशा यही दुआ करती थी बचपन से कि अम्मी और मैं इकट्ठे इस दुनिया से चले जाएं जब भी कभी, मतलब इतनी हमारी अटैचमेंट थी, क्योंकि मेरी एज सच कोई रुखसती हुई नहीं। क्योंकि शादी के बाद भी मैंने अक्सर टाइम अम्मी के साथ गुजारा। वालिद साहब बहुत जल्दी उनकी डेथ हुई, तो दूसरे बहन भाई की स्टडीज़ थी, फिर बहन की शादी हुई थी, तो अक्सर टाइम मैंने शादी के बाद भी अम्मी के साथ, रज़िया भी उन्हीं की गोद में बड़ी हुई, तो वो हमारा मतलब कि श्रीनगर जाना तो उनको वो भी साथ जाती थी, तो इतना एक बेस्ट फ्रेंड्स वाला बॉन्ड। तो वो फिर शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली, क्योंकि शहीद फौत ही नहीं होते। हाँ, तो वो तो हमेशा जिंदा है, ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर उनकी एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस और भी फोर्सफुली सामने आ गई है। और शहादत पे तो कहते हैं कि अफसोस नहीं करना होता, मुबारक देनी होती है। तो लोग अक्सर मुझे मुबारक दे रहे होते हैं, तो बस वो एक फिजिकल प्रेजेंस जिस तरह यासीन की अराउंड इतनी नहीं रही लाइफ में। हाँ। तो वही कोशिश यही कर रही हूँ कि वो कनेक्शन जो है अपनी वालदा के साथ और स्ट्रांगली डेवलप करूँ मैं। क्योंकि देखें, पहले तो ये था कि एक जिस तरह से वो आपको सपोर्ट तो कर ही रही थी, लेकिन साथ साथ आपकी बेटी की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, वो दोनों को मैनेज कर रही थी हर चीज़। और अब जाकर वो सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, यानी कि आपने वो अपनी मदर वाला रोल भी प्ले करना है, आपने अपने हस्बैंड वाला रोल भी प्ले करना है, देन योर फादर, सो यू आर समवेयर हैंडलिंग एवरीथिंग अराउंड यू। और उसके साथ वो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो अगर स्पेसिफिकली बेटी की बात की जाए आपकी, कि जिस तरह से उनको संभालना, उनको आगे लेकर चलना, वो कितना टफ हो जाता है? उसमें आई एम ब्लेस्ड कि मेरी वालदा के साथ माई सिस्टर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आई थिंक हम दोनों बैलेंस कर रहे होते हैं, रज़िया को भी, और मूवमेंट में भी वो मेरे साथ हैं हर जगह। क्योंकि देखिए, फ्रीडम मूवमेंट जो होती है ना, ये कोई इलेक्शंस नहीं होते, ये कोई नहीं होता कि मैनिफेस्टो आता है फिर आप वोट लोग। ये पूरी ख़ानदान के ख़ानदान एक लेगेसी चलती है, एक नस्ल से दूसरी में ट्रांसफ़र की जाती है तहरीक का जज्बा, जिस तरह पाकिस्तान मूवमेंट थी, सारे लोग दिन रात उस पर। तो वही हालत हमारी भी, फैमिली पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। ये मतलब कि ये खाली मैं नहीं हूँ, ये मेरी पूरी फैमिली भी इसके अंदर है, आप सब लोग मेरे साथ हैं, सारी कौम की दुआएं मुझे टूटने ही नहीं देते आप लोग। और यही दुआएं जो हैं, आई थिंक, वरना मैं तो बहुत ही नाचीज़ हूँ, तो इन्होंने ही मुझे खड़ा किया और मेरी फैमिली को। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोग जब तक साथ हैं तो हौसला रहेगा। विशाल, आपने जैसे अभी बताया था कि आपकी मदर को भी पॉइजन दिया गया था, तो वो क्या किस्सा हुआ था? वो बड़ा सेंसिटिव है, और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, मगर मुझे क्योंकि शहादत हुई थी तो इसलिए बताना पड़ा, बिकॉज एक इस्लामिक हमारा है, बिलीफ है इस चीज़ के अंदर। उसके अलावा जो सेंसिटिविटीज़ हैं रिलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ अटैक्स ऑन अस, तो वो तो अपेरेंटली, तो क्या इन्वेस्टिगेशंस कोई हो रही है? बहुत कुछ हो भी रहा है, बहुत से उनके रैकेट्स हैं, आपको पता है रॉ के बहुत स्लीपर सेल्स, टेरर नेटवर्क्स, RSS के, HSS के पूरे वर्ल्ड में भी चल रहे हैं। हमें भी टारगेट किलिंग्स बहुत सी हुई हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इन्होंने किए ये दहशत गर्दी के अंदर। तो हम तो खैर फोर फ्रंट पर हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि इसके अंदर बहुत हाई ऐसे सेंसिटिव चीज़ें जो मैं पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती बहुत सी, क्योंकि मैंने खाली अपनी फैमिली की बात नहीं है, पूरी तहरीक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी है और किसी भी वक्त आगे भी हो सकती हैं। तो मेंटली हम सब रेडी हैं, और पहले भी रेडी थे और अब भी रेडी हैं। तो यस, क्योंकि शहादत है तो ये तो बताना था। मैंने सुना हुआ है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर आपकी शादी का एल्बम फाड़ दिया गया। यस, यानी आपको कोई मोमेंट सेलिब्रेट ही नहीं करने दिया गया कभी? नेवर। ऐसा, ये क्या वाकया हुआ था? आप कश्मीर थी मेरे ख्याल से? आई वॉज हियर, ये 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, 22 फरवरी 2019 को, एंड उस दिन ही यासीन साहब को अरेस्ट किया गया था, और फिर लंबा अरेस्ट चला उनका जो अब तक चल रहा है। तो उस दिन उन्होंने वहाँ केक काटा, हमने यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमारी इसी तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं, बिकॉज मोस्टली ऑनलाइन ही। तो उस रात को रेड हुई, उनको फिर ले गए, और उसी दिन लास्ट हमारी बात। फिर उसके 2-3 दिन के बाद पुलवामा का भी आपको शायद याद है। हाँ। फिर न्यूक्लियर कोड्स 27 फरवरी को एक्सचेंज हुए 2019 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो 25 या 26 फरवरी
उससे 1-2 दिन पहले न्यूक्लियर लास्ट रेड हमारे घर हुई थी श्रीनगर लाल चौक में, और मेरी सास अकेली थी उस वक्त बुज़ुर्ग, तो घर में रेड इन्होंने की और इन्होंने सारे घर को धर्म भरम कर दिया। बिल्कुल चीज़ें इधर उधर फेंकी, सर्च ऑपरेशन किया, उनको भी धक्के मारे। फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें निकाली, एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर था यासीन साहब के लिए, और दूसरा हमारी वेडिंग एल्बम। फिर उसको उन्होंने फाड़ा बाहर कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना, मतलब कि थ्रेट्स, और वही जो आपको पता है इनकी पेटी पॉलिटिक्स। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद रज़िया के पैम्पर्स तक फाड़े उन्होंने। ये उसी वक्त की बात है नहीं, या 2014 में, 14th की बात है? 14 जब हम सेंट्रल जेल में गए थे उनको विजिट करने, जब वो जेल में थे, तो बच्ची का दूध भी फेंका और इसी तरह की। लेकिन उसकी क्या रीज़न थी? सर्च ऑपरेशंस, इंसल्ट करना, टेरराइज करना, धमकाना, डराना कि हर लिहाज से कि गिव अप कर लें या भाग जाएं, छोड़ दें यासीन साहब को। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली पुश भी, करना। और वैसे भी यासीन साहब के साथ जो भी तहरीक के साथ वाबस्ता है उसको तो फिर इबरत का निशान बनाना, और फिर ऊपर से कहना कि आप पहली पाकिस्तानी हैं जो सेंट्रल जेल श्रीनगर में आई हैं विज़िटर के तौर पे अपने खावंद को मिलने, कैदी को, तो वो भी फिर बंदूकें तानना, बहुत कुछ गालियाँ, ये रूटीन मैटर है। अच्छा, चलें थोड़ा सा डिस्कशन को चेंज करते हैं। आप कश्मीर तो डेफिनेटली गई हैं, और मेरे ख्याल से 5 बार गई हैं आप। तो कश्मीर को कहा जाता है कि जन्नत नज़ीर, यानी जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। आप अपने अगर उसको विजुअलाइज करें तो आपको कैसा लगा कश्मीर? वाकई वो तो मतलब फिर आपको दिल ही नहीं चाहता कहीं और जाने को। यकीन कर लें, इस जंग में, इतनी बड़ी ऑक्यूपेशन में, इतना अनरेस्ट के अंदर फ्रॉम डेकेड्स, फिर भी वो इतना खूबसूरत है कुदरती तौर पे कि बल्कि वो अननेचुरल लगता है। वहाँ के जो फ्लावर्स, जो वहाँ की बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स भी ऐसी मैंने नहीं देखी दुनिया में, किंगफिशर बर्ड्स जो है, रेनबो कलर्स की बर्ड्स, ट्यूलिप गार्डन्स, वहाँ का ग्रास, मैं अक्सर कहती हूँ कि बिल्कुल वेलवेट की तरह है। अच्छा, आप अगर उस पर बैठे हैं, आपने वाइट कपड़े पहने, आप पे रंग नहीं चढ़ेगा, वेलवेट की तरह नेचुरल ग्रास है, मच्छर नहीं है वहाँ पे अल्लाह की तरफ से। जो वहाँ का पानी है, त्रेश कहते हैं ना, जो प्यास बुझाता है, जो पानी मिनरल जो आपका वहाँ पे स्ट्रीम्स का पानी है, इतना खूबसूरत पानी है, और स्पार्कलिंग वाटर है, नेचुरली आप पी लें। वहाँ के फल बहुत टेस्टी है। अच्छा, मतलब ज़ाफ़रान के फील्ड्स, क्या बात है, क्या दरख्त है। खाने भी वहाँ के सुना है कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो आपको क्या पसंद है वहाँ खाने में स्पेसिफिकली? वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, वाजवान है, उसकी बहुत सी डिशेस होती हैं जो वाजा कुक करता है, सही सही रात, और फिर शादियों पे, फेस्टिवल्स पे उनकी ख़ास रॉयल डिशेस होती हैं, तबक मास, बहुत सी चीज़ें उनकी, वो उनकी गुश्ताबा, और फिर उनका वो जो दम आलू होता है, जो कश्मीरी पंडित वेजिटेरियंस होते हैं उनकी भी, फिर पालक पनीर उनका ख़ास, बहुत सी चीज़ें। हाँ, उनके मसाले बहुत से जो होते हैं ना, कश्मीरी मसाले जो हैं ख़ास उनकी हर्ब्स के होते हैं, तो उनका भी एक अपना ही अलग टेस्ट है। यस। अच्छा, ये कहते हैं ना कोई बड़ा खूबसूरत होना उसे मतलब लाल सुर्ख जो हो ना, उसे कहा जाता है कि ये तो कश्मीरी सेब की तरह है। तो आपने वो कश्मीरी सेब देखा है? यस, मैं खाया भी है बहुत। मतलब कुछ ऐसा देखा वहाँ पे जो मतलब पाकिस्तान की जो नेचर है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, स्पेसिफिकली अगर आप फ्रूट्स की बात करें, बागात की बात करें? वहाँ के एप्पल्स तो वर्ल्ड फेमस हैं, और उनकी राइस फील्ड्स, राइस भी बहुत टेस्टी है उनका। अच्छा। और अखरोट की फिर चटनी जो बनती है वहाँ पे, ख़ास किस्म की खट्टी मीठी चटनी होती है अखरोट की, बहुत ही मज़े की, क्रीमी। फिर चाय, हाँ, चाय तो आपको पता है, पिंक टी, डेफिनेटली। और जिस समय कुक होती है रात को, उसको कुक किया जाता है हल्की आंच पे। हर चीज़ उनके बर्तन देख लें, कॉपर के बर्तन की कार्विंग्स जिस पे की होती है, हर चीज़ इतनी आर्टिस्टिक है। उनके हैंडी क्राफ्ट, उनकी कढ़ाइयाँ, उनके सोने की और चांदी की कढ़ाई अब भी होती है, जो मुग़ल दौर में होती थी, अब भी वो करते हैं। उसमें आईसाइट ख़त्म हो जाती है इंसान की, इतनी बारीक वो कढ़ाई होती है, और वो ख़ास वहीं के लोग कर सकते हैं। वो ख़ास कुछ ख़ानदान है जो फिर अगली नस्लों में वो ट्रांसफ़र करते हैं। बड़ा ही रोमांटिक किस्म का और आर्टिस्टिक लोग हैं, बहुत ही। अच्छा, देखिए कैसी बात है कि एक ऐसी खूबसूरत जगह, और फिर आपकी शादी उस इंसान से हुई हो जिसके साथ आपके
मतलब ट्रेट्स मिलते हैं, हर लिहाज से आपकी पसंद मिलती है, और फिर कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह, और वहाँ पर जाकर भी इतना टफ टाइम आपने देखा है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कोई ऐसी जगह याद है जो बहुत खूबसूरत हो, जो बस मतलब दिल को छू गई हो? एक दुधपत उनकी जगह है, मेडोज़ हैं, और पहलगाम भी, फिर गुलमर्ग, फिर वो स्कीइंग रिजॉर्ट्स, फिर वहाँ पे बहुत राइडिंग भी बहुत की है मैंने, और पहाड़ों में, नेचुरल पहाड़ों में, मतलब ऊपर नीचे, फिर क्या गिरी भी बात हूँ है। घोड़े अच्छा। से। मैं हम दोनों इकट्ठे बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे थे, हाँ, फिर हम दोनों, जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते, पूरे पहाड़ से रोल करके नीचे आए, Oh my रोल God. करते करते नीचे आए और दोनों हंसने लगे। तो बहुत एडवेंचर भी किया है, बड़ा मज़ा भी आया है, और बड़ी वाइल्ड किस्म का नेचर है यासीन साहब का। वो बहुत, वो उस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रिम एंड प्रॉपर, मतलब ही इज़ लाइक यू नो वेरी नेचुरल, वेरी। फिर जंगलों में भी लेके गए, दाची गांव के अंदर, और बेयर्स भी देखे, बहुत कुछ, झीलें देखी आपने? झीलें भी देखी हैं, फिर बोटिंग भी वहाँ पे करना, शिकारा के ऊपर जाना, और हाउस बोट में रहना। हाय, क्या बात है, बड़ा, बहुत क्या बात। बहुत ही खूबसूरत लाइफ यकीन भी करें, देखी है। इतना खूबसूरत लम्हा देखने के बाद एक आप इतने अरसे से जुदाई, तो मुझे तो लगता है शायद आप तो वो उन्हीं मोमेंट्स को याद करके बस अपना वक्त गुजार लेती ऐसा ही होंगी है, कि वो ख्वाबों ख्यालों में रहना, हाँ सर, वो अक्सर चलते रहते होंगे ऐसा ही माइंड में। चलता है, फिल्म चल रही होती है। मैं एक सवाल करना चाहती थी आपसे, लेकिन अब आपकी गुफ्तगू सुन के तो खैर मुझे लगता है कि शायद ये बात बेबुनियाद है, लेकिन हम इंसान होते हैं, हम थक जाते हैं, हम समटाइम्स सोचते हैं कि शायद कभी आपको ये ख्याल आया कि मैं अगर मैं शादी ना करती तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आया? वो जब से आया वही छा गया दिल दिमाग रूह पे। इतनी इतनी बड़ी एक फिलॉसफी है इसके पीछे, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है, और मैं खुद भी एक, मतलब एक रेवोल्यूशनरी घराने में पैदा हुई हूँ, और हाँ, खुद ये भी तो है। वालिद साहब भी इनकलाबी थॉट्स, और फिर वालदा भी, और फिर शुरू से कश्मीर पे, पैलेस्टाइन पे, बॉस्निया, चेचनिया, सोमालिया, सब आँख ही खुली है इस तरह के कि दुनिया में आके कुछ ना कुछ इंसानियत। तो मुझे क्या पता था कि अल्लाह ने फोर फ्रंट पे ले आना है, अब इतना किसी को नहीं आइडिया। तो बड़ी, मतलब कि बस अल्लाह की तरफ से है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप ये क्या ज़िंदगी का आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया। बस जैसे अल्लाह आगे लेके जा रहा है, बस अल्लाह को पता है, और अल्लाह ही आगे लेके जाएगा, और अल्लाह ही हिम्मत दे भी देता है इंसान को। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जितना अच्छा आप बोलती हैं और जिस तरह से आपका एक रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है, आपको कभी किसी सियासी जमात से ऑफ़र नहीं आई है कि मतलब वो कहें कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें या आप हमें लीड करें? कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई कभी? आई डोंट वांट टू साउंड प्राउड, बट जिसके आइडियल्स अगर जिन्ना हो, यासीन मलिक हो, गिलानी साहब हों, वो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स होती है, वो इलेक्टोरल बहुत लिमिटेड लगता है मुझे। ओह! तो हाउ कैन यू, वोट आपने ख़रीदने, फिर आपने झूठे वादे करने, फिर एक दूसरे के खिलाफ बैक बाइटिंग करनी है। डजंट इम्प्रेस मी। आई एम नॉट प्राउड, बट बहुत ही यंग एज से इतनी बड़े रेवोल्यूशनरीज को ही आइडलाइज करना, इलामा इकबाल को, हाँ, तो फिर उन्हीं की स्पिरिट को ही ढूंढ रही होती हूँ मैं। माइंडसेट चेंज हो गया ना बेसिकली, तो मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स ही आप बदल कर गए नहीं ना। सकते ना फिर। हाँ। वो आपका वो आइडलाइज ही आप कहाँ आसमानों पे कर रहे हैं, Exactly. तो जिन्होंने पहले कफन को बांधा हुआ है, और वो कुछ भी नहीं चाह रहे, देर नॉट आफ्टर पावर, देर नॉट आफ्टर पावर, वो तो अगली नस्लों के लिए आज़ाद करा। तो क्या फिर बात वो फिर बहुत छोटा गोल लगता है पावर। बिल्कुल सही। यासीन मलिक की अगर बात की जाए तो यकीन करें, नाम लेते हुए भी ऐसे फ़ील होता है कि जैसे आपने कहा ना कि कायदे आज़म, फिर उसके बाद वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जेन्युइनली उनका नाम ही बहुत बड़ा है। आपने उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत आज तक आप निभा रही हैं। लेकिन आपकी उससे भी ज़्यादा मोहब्बत समवेयर पाकिस्तान से नज़र आती है कि आप चाहती हैं, आप पाकिस्तान छोड़ती हैं, आप चली जाती हैं, अपनी ज़िंदगी चलो। जैसे कभी-कभी आपकी सास मिल लेती हैं उनसे, मदर इन लॉ मिल लेती हैं, आप भी मिल लेती, लेकिन आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है। आई लव माई कंट्री, इट इज़ इन माई, लाइक यू नो, इन माई सोल, स्पिरिट, DNA, एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर आफ्टर मैरिंग यासीन साहब इन मकबूजा कश्मीर। और इत्तेफाक से शादी के बाद जिस दिन अल्लाह ने चुना हमारी फ़्लाइट श्रीनगर जाने की, वो 6 सितंबर थी।
2009 जो पाकिस्तान हाँ, डिफेंस डे होता है, डिफेंस हालांकि डे। प्लान नहीं था। तो वो मैं उस डिफेंस डे पे जब सेलिब्रेट हम कर रहे होते हैं उस दिन मैं अमन का पैगाम या क्या बात पाकिस्तान की तरफ से एक एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन बट ऑफ लव, जो आम सबका सेंटिमेंट है। तो अपनी आंखों से देखा उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ, तहरीक के साथ। उन्होंने मेरे मतलब होता है ना, पाँव को भी हाथ लगाते थे कि पाकिस्तान की मिट्टी से आई, तो मैं उनके हाथ हाय, पीछे कर लेती थी क्या कि ऐसे बात ना करें। तो मतलब कि ये चीज़ें कैसे कोई भूल सकता है। तो वो फिर आपको अपने मुल्क की भी इज्जत रखनी है और तहरीक की भी रखनी है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा रज़िया सुल्ताना, मतलब एक वक़्त आता है कि जब आपकी बेटी की भी एक अपनी चॉइस होती है। अगर आपकी ही एक लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए वो कहती हैं कि मैंने भी ऐसे ही इंसान से शादी करनी है जो एक फ्रीडम फाइटर होता है, तो वुड यू सजेस्ट हर कि ठीक है कर लो, और या फिर आप कहेंगी कि जितना सब्र मैंने कर लिया है अब तुम अपना सोचो? जो उसका दिल और इसकी तो ये मतलब कि है ही, वो विरासत में है तहरीक। ये कोई मतलब वो पावर वाली विरासत तो नहीं है ना। हाँ। ये तो वैसे भी हमने अगली नस्लों में ट्रांसफ़र करनी है जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती। तो दिस इज़ हर चॉइस एंड ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तहरीक को ज़िंदा रखे और अगली नस्लें भी हमारी कश्मीर की रखें और अगली नस्लें पाकिस्तान की भी कश्मीर को सपोर्ट करें। हाँ। मिशाल, आपके नज़दीक शादी की कमिटमेंट क्या है? आई थिंक शादी से पहले both the man and the woman, the girl, she should get to communicate with each other. आज के दौर की मैं बात कर रही हूँ, पुराने वक्तों की नहीं। कम्युनिकेशन बड़ी मस्ट है। और दूसरा फैक्टर है रिस्पेक्ट। लड़के को भी करनी चाहिए और लड़की को भी। अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो चाहे वो सोने का भी बन कर आ जाए बंदा या बंदी, या दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की हो या सबसे अमीर तरीन स्ट्रॉन्ग आदमी हो, रिस्पेक्ट नहीं है ना आपस में एक दूसरे की, तो वो रिलेशनशिप डेड है। तो मेरा तो एक ही है, अच्छा बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बट मोर देन लव आई थिंक इट्स इज रिस्पेक्ट। एंड ये बोथ वेज होता है। अगर रिस्पेक्ट ना होती तो मैं कभी भी ना बर्दाश्त करती। और उनका भी यही है कि इफ़ आई डोंट रिस्पेक्ट हिम तो फिर तो ये फेक रिलेशनशिप है। बिल्कुल, बस यही है इसका गोल, सीक्रेट यही है। तमीज़ से बोलें, अगला भी तमीज़ से आपसे बोले, और आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें उसके ओपिनियंस, और एक दूसरे को स्पेस दें। बेसिक रूल है। मगर अगर कोई मारें खा रहा हो, कोई गालियाँ खा रहा हो इंसान, और दूसरी पार्टी डरी पड़ी हो, तो वो मैरिज नहीं होती है, वो स्लेवरी होती है। तो कोशिश करें एक दूसरे का टेम्परामेंट पहले जान लें। दैट्स माई सजेशन। आगे दुआएं हैं सबके लिए कि अच्छा हो सबके लिए। और आपस में ये मैरिज का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो साउथ एशिया में, जो कि एक बहुत बड़ा आई थिंक एक फैमिली स्ट्रक्चर को सिक्योर रखता है, ये इरोड ना हो। और ये इसकी स्ट्रेंथ ही यही है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अच्छा मिशाल, जैसे आप कोई जॉब नहीं करती हैं और आपकी एक लाइफ जो है वो पूरी डेडिकेटेड है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेफिनेटली हैंडल करना, रज़िया सुल्ताना के साथ मैनेज करना, किस तरह से मैनेज होता है सब कुछ? मैनेज कैसे होता है, इसमें तो मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मॉरल और उसके साथ स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मेरी वालदा ही रही हैं। राइट, और जो हमारी मतलब क्योंकि वर्किंग वुमन में उस तरह नहीं हूँ, आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी सोशल वेलफेयर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं चैरिटी में मैं अपना आर्ट वर्क भी बहुत दफ़ा डोनेट किया। खैर उनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राइस आर्ट वर्क की होती है, बट मोस्टली मेरा फोकस होता है कि वो मैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए उनका जो है वो डोनेट करूँ। अभी भी आज़ाद कश्मीर में जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनकी रीबिल्डिंग ऑफ देयर होम्स के लिए, अपनी टीम के लिए, और फंड रेजिंग करना जो कि लग सके। मकबूजा कश्मीर तो हम कुछ भेज नहीं सकते क्योंकि आपको पता है जो बैरियर्स हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उनकी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पुरानी वो ही चल रही हैं, क्योंकि यासीन साहब कुछ वहाँ से ही कैन नॉट सेंड एनीथिंग। तो यही है कि मैं आपको कह रही हूँ कि फैमिली का बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है जब आप ऐसी स्ट्रगल्स के अंदर। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेरेंट्स की साइड से बहुत मिला है। लेकिन अभी इस वक्त तो
क्योंकि यू आर ऑल इन ऑल एंड यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग। और Yes. स्पेसिफिकली अगर हम रज़िया की बात करें, उसकी ये उसका राइट है कि मतलब उसको अपने मतलब जो कहते हैं ना कि दादी से, फूफो से या घर वालों से, ददियाल बेसिकली, वहाँ से उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जो कि उसका बेसिक राइट है, तो क्या वो प्रोवाइड होता है? नहीं, वो कर ही नहीं सकते। वो कर वहाँ ही नहीं रोटी सकते। पानी का सबको बंद किया, उनकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कश्मीरियों के सारे छीन लिए 5 अगस्त के बाद। कोई सोच भी नहीं सकता ये चीज़ें। उनको तो स्टार्व टू डेथ लोगों को वहाँ किया जाता है। वहाँ तो कर्स है बीइंग अ कश्मीरी, तो उनके ऊपर ये बर्डन नहीं हम डाल सकते। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उनको किसी भी हालत में कोई ऐसा, वहाँ पे यासीन साहब के भी बागात हैं, वो कोकरनाग के हैं, उनकी ज़मीनें हैं, मगर ये है कि सब कुछ ज़ब्त कर दिया जाता है। तो वहाँ पे तो बहुत ही, अल्लाह करे कि अल्लाह उन्हें हिफाजत में रखे, वहाँ जो हमारी आमीन। फैमिली है, और अल्लाह उनको जो है मतलब कि जो इकोनॉमिक मीन्स जो हैं जो कि इतने ज़्यादा सप्रेस किए हैं उनके भी, तो वो उनके लिए और दूसरों के लिए भी जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं, घरों से बेघर कर देते हैं। तो ये तो बड़ा एक जो इकोनॉमिक बैकबोन है कश्मीर की इकॉनमी की, वो तो तबाह हो गई है। ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है, स्पेशली 5 अगस्त के बाद। हाँ। चेंबर का आप हाल देख लें, कश्मीरी चेंबर का, वहाँ पे Right. क्या गुर्बत है, किस तरह उनकी इकॉनमी को तबाह किया, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट की, फ्रूट इंडस्ट्री को, हर लिहाज से आप देख लें। वैसे कांटेक्ट होता है रज़िया का अपनी मतलब ददियाल में किसी से, कोई बहुत दोस्ती कम या? होता है, बहुत होता था पहले, हाँ। अब तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि राब्ता फ़ोन लाइंस ही नहीं मिल रही होती, और अक्सर जानबूझ के, और फिर मॉनिटरिंग बहुत हो रही होती है, तो कोड Right, वर्ड्स में right, इस्लाम right, दुआ right. ही होता है। ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रेड ना हो जाए कि यासीन की वाइफ ने पाकिस्तान से फ़ोन किया। तो ये अब ये मतलब कि एक इनविजिबल सी अंडरस्टैंडिंग है उस साइड भी इधर भी, कि हम कोड वर्ड्स में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। काफ़ी साल हो गए हैं, तो एक ये कश्मीरी लोग आपस में समझ सकते हैं, जो डिवाइडेड हाँ, फैमिलीज़ हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। एग्जैक्टली, वो आपका एक लाइफस्टाइल बन कभी किसी जाता है। नेबर के थ्रू पता कर लेते हैं अगर फ़ोन नहीं उठा रहे, हाँ 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 तो हाँ, इस तरह की मैं नहीं पता करी किसी और के थ्रू फ़ोन करवा के, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल क्योंकि वो भी बिल्कुल, बहुत चेक कर रहे होते हैं हमें। बिल्कुल सही। अच्छा, मोदी को कोई पैगाम देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? आई थिंक मोदी को सबसे बड़ा पैगाम ये है कि डोंट बिकम अ कर्स फॉर योर ओन इंडियन पब्लिक, कि वहाँ ऑलरेडी इतनी मूवमेंट से, कश्मीरियों से नफ़रत है, पाकिस्तान से नफ़रत है, तो अखंड भारत की जो एजेंडा में आप अपना पूरा मुल्क तोड़ देंगे। अब जो कुछ वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है ग्लोबली, जिस तरह साइडलाइन ये हो गए, और फिर जो पहलगाम का इन्होंने जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और एक जंग मुसल्लत की, और उसके बाद ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब ने और हमारी फोर्सेस ने जिस तरह मिल के आवाम के साथ मिल के ये मार्का हक की जो जीत मिली, उसके बाद इबरत का निशान बन गए वो। और अभी भी जो इनका वो जो समोसा क्रैश हुआ है आपने देखा ही है, तो ये तो एक जोक बन गए दुनिया के सामने, और अब अपनी आवाम के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, तो प्लीज़ होश के नाखून लें। ये ना हो कि आप जो है आपकी अपनी आवाम जो है आपको जो है आपको अटैक करने लग जाए। तो ये जो भी इलेक्शंस में आप जीत रहे हैं जाली तरीके से, दिस इज़ नॉट द ट्रू वॉइस। आवाम की गुर्बत, जो कुछ हो रहा है, आप अपनी नफ़रत जो है उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करें, और होश के नाखून लें, और कश्मीर से निकलें। नोबडी वांट्स यू देयर, और इतना ख़र्चा करें, जो मैंने आपको पहले भी कहा, $73 बिलियन का मिनिमम एनुअल ख़र्चा है इनका, इनकी फोर्सेस का, वो अपनी गुर्बत पे लगाएं, सब्सिडीज़ को काउंटर करने के लिए लगाएं। और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल आई है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन आपका जोक बना रहे हैं, चाइना भी कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कश्मीर का मसला हल हो तो पूरे खित्ते का डेवलपमेंट आए, और बिल्कुल, बस करें ये नफ़रत की सियासत। अब ये बहुत ओल्ड फैशन हो गई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मिशाल, यासीन मलिक अगर आपको इस वक्त देख रहे हो तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? बहुत से पैगाम आते हैं, मगर थोड़ी सी पोइट्री के अंदर अगर आप इजाज़त दें। हाँ हाँ, गुलजार की वर्सेस हैं, बड़ी बहुत ही सोलफुल हैं, और आई थिंक जब आप मोहब्बत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अक्सर वर्ड्स जो हैं वो आपका साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखी है इन आँखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्ते का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ एक एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यकीन करें आप एक इंस्पिरेशन है और हम सबके लिए हैं, और जो लाइफ आपने जी है, आप जी रही हैं, वो
सबके लिए एक मिसाल है कि मोहब्बत एक्चुअली होती क्या है। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू हियर। मिशाल मलिक वो मिसाल हैं जिन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए मोहब्बत किस कदर है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये तहरीक ज़रूर कामयाब हो और हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत कश्मीरियों के लिए हमेशा से ऐसे ही रहेगी कि हमारा चोली दामन का साथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।